दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी ये ख्याल जरूर आता होगा कि हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं या जो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों से छल और कपट करके उनकी संपत्ति प्राप्त करके खुशियां मनाते हैं, ऐसे किए गए कर्मों के भविष्य में हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कर भला तो हो भला। दोस्तों, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी इसे सच होते हुए देखा है? अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उनके लिए अच्छे काम करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। हम जैसे व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, अच्छा या बुरा, वैसे ही हमारे साथ भी होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कहानी के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। तो आइए बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहते थे। एक बार महात्मा के शिष्य रजित ने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, जीवन में सच्चे धर्म का क्या मतलब होता है और कर भला तो हो भला, इसका क्या तात्पर्य है? तब महात्मा जी कहते हैं, इसका मतलब ये है कि तुम जो भी करो इससे दूसरों का हित होना चाहिए। और महात्मा ने कहा, तो चलो मैं इसका मतलब तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। किसी गांव में नवविवाहित शादीशुदा पति पत्नी सुरेश और शोभा रहते थे। वह दोनों एक छोटे से घर में रहते थे। सुरेश बहुत ही गरीब था। वह किसी तरह से मेहनत करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उनका काम मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचना था। सुरेश को दिन भर मेहनत करने के बाद 100-150 रुपए मिल जाते थे। उसमें से वह रोजाना घर के लिए कुछ खाना लेता था और बचे हुए रुपए अपनी पत्नी को दे देता था। हर बार की तरह सुरेश ने खिलौने बनाए और अपनी पत्नी शोभा को दिखाने लगा और कहने लगा, आज के मेले में तो सारे खिलौने बिक जाएंगे। तब शोभा कहती है, हाँ, खिलौने बने तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम खिलौने हैं, ये तो मेले में जाते ही बिक जाएंगे। आप भला पूरे दिन क्या करोगे? तब सुरेश ने कहा, तुम सही कह रही हो, इतने खिलौने से भला क्या होगा, हमें और मिट्टी की मूर्तियां बनानी चाहिए। लेकिन मिट्टी खत्म हो गई है और अब मिट्टी के लिए हमें साहूकार के खेत में जाना होगा और वहाँ से मिट्टी लानी होगी। मैं मिट्टी लेकर आता हूँ, तब तक तुम इनका ध्यान रखो। तब शोभा कहती है, अरे भला मिट्टी साहूकार के खेत से ही क्यों, यहाँ पास से ले आओ ना। फिर सुरेश कहता है, साहूकार की खेत की मिट्टी से खिलौने काफी चिकने और अच्छे बनते हैं, उनके खेत की मिट्टी काली है। तब शोभा ने कहा, ठीक है, जाकर जल्दी आना, उसके साथ काम करने मत बैठ जाना और साहूकार को पहले ही पूछ लेना, वरना वो बाद में पैसे मांगने लगेंगे। इतना सुनकर सुरेश वहां से निकलने लगा। सुरेश काफी भोला था, जिसका फायदा सभी गांव वाले उठाते थे और उससे अपने घर का काम करा लेते थे। सुरेश साहूकार के घर पहुंच गया। तब सुरेश ने देखा कि साहूकार तो घर पर नहीं है, लेकिन उनके मुनीम जी हैं। चलो उनसे ही पूछ लेता हूँ। मुनीम जी सुरेश से पूछता है, अरे भाई सुरेश, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनीम जी, मैंने सुना है तुम्हारे खेत के तालाब वाली मिट्टी काफी अच्छी है। अगर आप इजाजत दे तो मैं थोड़ी मिट्टी ले लूं, क्योंकि आपके खेत की मिट्टी से मेरे खिलौने काफी अच्छे बनते हैं। तब मुनीम मन ही मन सोचता है, अरे साहूकार ने वैसे भी मुझे उस खेत के कुएं को खोदने को कहा है, तो क्यों ना मैं उस बेवकूफ से करवा लूं। वैसे भी ये सारे गांव का बोझा उठाते हुए घूमता है, तो क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। मुनीम ने कहा, अरे सुरेश बेटा, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, तुम खेत में जाकर कभी भी मिट्टी ले सकते हो और वैसे भी साहूकार तुम्हें बहुत अच्छा समझता है। और हाँ, अगर तुम पूछने आए हो तो मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूँ। तुम्हें खिलौने बनाने के लिए नरम और चिकनी मिट्टी चाहिए होगी, तो तुम एक काम करो, साहूकार जी के खेत में एक सूखा हुआ कुआं है, तो तुम उसी कुएं से 20-25 टोकरे मिट्टी निकाल लोगे तो तुम्हें वहाँ पर सूखी गिल्ली मिट्टी मिल जाएगी। तब सुरेश ने कहा, अरे मुनीम जी, आज तो मुझे मेले में जाना है, आज मैं थोड़ी ही मिट्टी निकालूंगा और कल आकर सारे सप्ताह की मिट्टी ले जाऊंगा। मुनीम ने कहा,
जैसी तुम्हारी मर्जी। और सुरेश के वहाँ से जाते ही मुनीम सोचने लगता है, मामूली सी मिट्टी देकर उससे कुआं खुदवा लिया, इससे साहूकार भी खुश हो जाएंगे और वो मेरी प्रशंसा भी करेंगे। सुरेश साहूकार के खेत से एक दिन मिट्टी लेकर अपने घर चला गया और सुरेश और उसकी पत्नी ने खिलौने अच्छी तरह से अपने घर पर बनाए और खिलौने सूखने के बाद वह मेले में बेचकर घर चला आया, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो गई, जिससे वह बहुत खुश हो गया और शोभा को मुनीम की सारी बातें बताने लग गया कि मुनीम जी ने कितने अच्छे तरीके से उसे समझाया और उन्होंने इस मिट्टी का कोई भी मूल्य नहीं लिया और ढेर सारी मिट्टी ले जाने के लिए बोला है और वो भी बिना पैसों के। अब मैं कल ही जाकर वहाँ से मिट्टी ले आऊंगा। ऐसे ही कई दिन तक सुरेश वहाँ जाता, वहाँ से मिट्टी लाता, खिलौने बनाता और मेले में बेचकर अपने घर चला आता। और ऐसे ही एक दिन और हर रोज की तरह एक दिन सुरेश सुबह ही कुएं की तरफ मिट्टी लेने जाता है और जाकर खुदाई करने लगता है। वह कुएं के अंदर लगभग 10-15 हाथ नीचे खोदता है। वो जैसे ही अगला गड्ढा करने को जाता है तो उसे किसी चीज की टकराने की आवाज आती है। जब सुरेश ने अपने हाथों से मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराने तांबे का घड़ा दिखाई दिया। सुरेश ने जब उस घड़े को खोलकर देखा तो उसमें काफी पुराने सोने के सिक्के थे। उन्हें देखकर सुरेश एकदम से कांपने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर भी उसने सोचा, मैं इसे घर लेकर जाता हूँ, बाद में सोचूंगा इनका क्या करना है। सुरेश पहले ही इतने सारे सोने के सिक्के देखकर घबरा गया था, लेकिन वो जैसे तैसे उस घड़े को लेकर अपने घर आ जाता है। उसकी पत्नी जैसे ही उससे पूछती है, अरे आप तो सूर्योदय पर घर से निकले थे और अब सूर्यास्त का समय हो चुका है, आप मिट्टी लाने गए थे या कुआं खोदने? क्या मिट्टी लाने में इतना समय लगता है और इतने समय से केवल एक हांडी मिट्टी ही लाए हो? तब सुरेश ने उसे धीरे बोलने को कहा और घर के अंदर गया और शोभा को सोने की मुद्राएं दिखाई। तब शोभा ने उससे पूछा, क्या तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? तब सुरेश ने हंसते और मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम मेरी बात तो सुनो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जब मैं साहूकार के खेत में गया तो मुनीम ने मुझे कुएं से मिट्टी निकालने को कहा था, लेकिन जब मैंने उस कुएं को खोदा तो मुझे उस कुएं से ये घड़ा मिला जिसमें ये सोने के सिक्के भरे हुए थे। तब शोभा पूछती है, अच्छा हुआ आप इसे घर लेकर आ गए, कहीं आपने इसके बारे में किसी से कहा तो नहीं? इतने में तो हम अमीर हो जाएंगे, हमारी स्थिति सुधर जाएगी और फिर आपको खिलौने बेचने नहीं जाना पड़ेगा। तब सुरेश ने गुस्से से कहा, अरे ये तुम क्या कह रही हो? ये सोने के सिक्के हमारे नहीं हैं, इसलिए इन पर हमारा कोई हक नहीं है। शोभा कहती है, भला हम क्यों नहीं ले सकते इन सिक्कों को? सुरेश कहता है, माना कि सारे गांव वाले मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मुझे इतनी समझ है, अगर इस बात का पता साहूकार को चल गया तो हमें जेल जाना पड़ सकता है और वैसे भी इनका हकदार तो साहूकार ही है। मैं कल ही साहूकार के घर जाकर उसे सारा धन देकर ये बता दूंगा कि मुझे किस तरह से ये मटका मिला है। फिर शोभा ने कहा, ठीक है आप जाकर स्नान कर लो, मैं तब तक इन्हें छुपा कर रखती हूँ। शोभा मन ही मन में सोचती है, ये आदमी तो इतना ईमानदार है, अगर मैं इसके सामने एक भी सिक्का लूं तो ये चिल्ला पड़ेगा, तो क्यों न मैं चुपके से कुछ सिक्के निकाल कर रख लूं। और वो कुछ सिक्के निकाल कर रख लेती है और फिर अगले दिन वह घड़ा लेकर सुरेश साहूकार के घर चला जाता है। उस समय साहूकार तो घर पर नहीं थे, लेकिन वो मुनीम उसके घर पर ही था। तब वह मुनीम सुरेश के हाथ में घड़ा देकर उससे पूछता है, अरे बेटा क्या हुआ, तुम्हें और मिट्टी चाहिए क्या? जाओ और मिट्टी चाहिए तो उसी कुएं से ले आओ। तब सुरेश कहता है, अरे नहीं मुनीम जी, मैंने तो मिट्टी कल ही ले ली और मुझे कुएं से मिट्टी खोदते समय ये घड़ा मिला है, इस घड़े में मुझे ये सोने के सिक्के मिले हैं। तब मुनीम हैरान हो गया और सारा बात ये सुनने लगा, उसे तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब सुरेश कहता है, मुझे यह घड़ा साहूकार जी को देना है, मगर वे तो घर पर नहीं हैं, लेकिन अच्छा हुआ मुनीम जी मुझे आप ही मिल गए, आप ये घड़ा मुझसे ले लो और साहूकार जी को दे देना। मुनीम कहता है, हाँ जी हाँ बिल्कुल, मैं ये घड़ा साहूकार जी को दे दूंगा, ये तो मेरा फर्ज है। और हाँ, तुम किसी भी गांव वाले से ये बात मत बताना और कहीं पर भी इस चीज का जिक्र मत करना, तुम तो बहुत ही ईमानदार हो। और अब तुम जाओ, मैं ये घड़ा सेठ जी को दे दूंगा। सोने के सिक्कों से भरा घड़ा देकर सुरेश वहाँ से निकल जाता है। तभी मुनीम सोचता है, मेरी अकल क्या घास चरने गई है, जो मैं ये सब साहूकार को दे दूंगा। अगर मैं ये सब साहूकार को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं इतने दिन से यहाँ काम कर रहा हूँ, केवल मुनीम का पद
ही मिला है और मैं भी इन सोनों को अपने पास रख लूंगा। अब मैं इन सिक्कों को अपने पास रख लूंगा और साहूकार के जैसा सब कुछ खरीद लूंगा। घर, खेत, गाड़ी, बंगला सब कुछ खरीद लूंगा और इस गांव का सेठ बन जाऊंगा और सब कुछ पता चलने से पहले ही उस बेवकूफ सुरेश को फंसा दूंगा। वैसे भी उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता, उसे फंसाकर मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। वाह जी वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने। हर रोज की तरह वह भोला सुरेश अपने खिलौने बेचने जा रहा था और जाते समय अपनी पत्नी शोभा से कहता है, लगता है आज रात को मुझे देर हो सकती है, जब तक सारे खिलौने नहीं बिकते मैं घर नहीं आ पाऊंगा। शोभा भी कहती है, पता है आपकी ईमानदारी का फल आपको जल्दी ही मिलेगा, आपके इतनी मेहनत से बने खिलौने जल्दी ही बिक जाएंगे और मैं भी घर का सारा काम करके खाना बना के रखूंगी। इतने में मुनीम साहूकार को लेकर सुरेश के घर आता है और उस पर इल्जाम लगाने लगता है, अरे साहूकार जी, मैंने इसे कल आपके खेत से कुछ ले जाते हुए देखा है। जब मैं इसके पीछे से घर तक आया तो मुझे इसके आंगन से ये सोने का सिक्का मिला। इसका साफ साफ मतलब है इसे जरूर हमारे खेत में से कुछ मिला है और मैंने कल इन दोनों को बात करते हुए भी सुना था। अब हमें इनके घर की तलाशी लेनी चाहिए। मुनीम ने सिपाहियों को बुलाया, तब शोभा डरने लगी और वो तलाशी लेने से मना कर रही थी। तब सुरेश ने सारी घटना साहूकार जी को सुनाई और कहा, जब मैं आपके खेत के कुएं में खुदाई कर रहा था तब मुझे आपके खेत से सोने के सिक्के मिले थे और वह सिक्के मैंने मुनीम जी को दे दिए थे। साहूकार को मुनीम पर भरोसा था, इसलिए उसने मुनीम की बातों को ही सच माना था और सुरेश से कहा, मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। सुरेश कहता है, हाँ हाँ जरूर, आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हो, क्योंकि जो कुछ मुझे मिला था मैंने सब मुनीम जी को दे दिया था और मैंने उनसे आपको देने के लिए भी बोला था। मुझे किसी भी बात का डर नहीं है, आप बेफिक्र मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। शोभा के मना करने पर मुनीम कहता है, जरूर सोने के मोहरों के साथ साथ इन्हें और कुछ भी मिला होगा, इसीलिए तो ये औरत हमें रोक रही है। फिर सिपाहियों ने उनके घर की तलाशी ली। तलाशी के बाद जब उन्हें सोने के कुछ सिक्के मिलते हैं तब सुरेश को कुछ भी समझ नहीं आता है और सिपाही उनसे पूछते हैं, क्यों भाई, तुमने तो सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए थे, अब ये क्या है, ये सिक्के तुम्हारे घर में कहाँ से आए, जबकि तुम ये दावा कर रहे हो कि तुमने सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए थे। अब मुझे जवाब दो, ये सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए। सुरेश ने साहूकार जी से कहा, आप मेरी बातों के यकीन कीजिए, मैंने कल ही सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए थे। साहूकार भी सुरेश से पूछने लगे, जब तुमने सब कुछ मुनीम जी को दे दिया था तो ये सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए, सीधे सीधे बताओ, वरना सिपाही तुम्हें कारागार में डाल देंगे। डर के मारे सुरेश रोने लगता है। तब सुरेश की पत्नी कहती है, साहूकार जी, मेरे मन में लालच आया और मैंने उस सोने के सिक्के रख लिए थे ताकि हमारे घर की गरीबी दूर हो सके, बस बाकी की मुद्राएं मेरे पति ने इस मुनीम को दे दी थी और अब ये मुनीम झूठ बोल रहा है। मुनीम ने कहा, ये अपने पति के साथ मिली हुई है, ये दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं ताकि इन्हें कारागार न जाना पड़े। आपने देखा ना, सोने के सिक्के उन्हीं के घर मिले, अब ये मुझे फंसाना चाह रहे हैं। और सिपाहियों से कहा, इन्हें लेकर जाइए और जेल में डाल दीजिए। लेकिन साहूकार अभी भी शांत थे। कुछ दिन होने के बाद सेठ जी अचानक मुनीम के घर जाते हैं। तब साहूकार ने देखा कि मुनीम तो सिक्के गिन रहा था। तब मुनीम साहूकार को देखकर हैरान हो गया। तब तक साहूकार जी को सब कुछ समझ में आ गया था कि सुरेश सच बोल रहा था। साहूकार मुनीम जी से कहते हैं, मैंने तुम पर भरोसा करके गलती कर दी, तुम्हारे वजह से एक ईमानदार इंसान को सजा हो गई। कुछ देर बाद सिपाही भी वहाँ आ जाते हैं और साहूकार ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और मुनीम को सुरेश की जगह जेल में भेज दिया। साहूकार ने सुरेश को बुलाया और उसकी ईमानदारी की तारीफ करी और कहा, सारा गाँव तो तुम्हें बेवकूफ समझता है, लेकिन तुम तो काफी समझदार और ईमानदार हो। और फिर साहूकार ने कहा, इन सोने के सिक्कों में से आधा हिस्सा सुरेश तुम रख लो। जब सुरेश ने मना किया तब साहूकार कहते हैं, अरे रख लो, ये तो तुम्हारा इनाम है और यह तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के फलों से मिला है। और इतना ही नहीं, साहूकार ने फिर उसे अपना मुनीम भी बना लिया। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। फिर महात्मा ने रजित से कहा, रजित कुछ भी हो जाए, हमें अपनी अच्छाई का प्रमाण जरूर देना चाहिए। अगर तुम लोगों का हित सोचोगे तो तुम्हारा भी हित होगा। और हाँ, हर मनुष्य को सुरेश की तरह सोचना चाहिए, ना कि उस मुनीम की तरह। इस पर रजित ने पूछा, हे गुरुदेव, अगर दूसरों को भला हमारे लिए नुकसानदायक हो तो
तो हमें क्या करना चाहिए? तो महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रजित, जो लोग हमारे लिए बुरा चाहते हैं उनके लिए हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें सहायता देनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में बोधायन में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक